So hello everyone. Today we are going to discuss the topic of the BST and the topic is the techniques of the scientific management. जो अभी तक लास्ट वीडियो जो आपको मैंने सेंड की हैं उस वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ये सब डिस्कस कर रही है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनमें से कोई भी एक टेक्निक आपको 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है. तो देयर आर अबाउट 7 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमें साइंटिफिक काम कैसे करना है, किस तरीके से साइंटिफिक वे में हमने वर्क को परफॉर्म करना है, हमें ये टेक्निक्स हमें उनके बारे में बताती हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का. द टेक्निक्स आर रेफर टू द मैकेनिज्म विच इज यूजफुल इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इन एन एंटरप्राइज. की बिजनेस में साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए जो मैकेनिज्म जो हमने यूज किए हैं दे आर कॉल्ड टेक्निक्स. तो टोटल टेक्निक्स कितनी है हमारी 7. सबसे पहले साइंटिफिक वर्क स्टडी. नाम से पता लग रहा है वर्क स्टडी का क्या मतलब है कि काम को स्टडी करना, काम को एनालाइज करना, क्या काम है, कितना टाइम लगेगा, कौन उसको करेगा, उसमें कितना जो है मूवमेंट की जरूरत है, वो सारा किसके अंदर आता है साइंटिफिक वर्क स्टडी में. तो वर्क स्टडी को बेसिकली करना है साइंटिफिक वे में. देखो उसने क्या बोला है, साइंटिफिक वर्क स्टडी इज डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एन एक्टिविटी विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिमूव द इनएफिशिएंसी. कि हमने सभी एक्टिविटी को प्रॉपर एनालाइज करना है डिटेल में, ताकि उसकी जो इनएफिशिएंसीज हैं, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी जो बोटलनेक्स हैं, उसको हम दूर कर सकें, और टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग इट. और उस काम को करने के लिए हमें कोई जो बेस्ट मेथड है वो हम फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन दिया, आप रीड कर सकते हो. वर्क स्टडी इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ ऑल द फैक्टर्स गवर्निंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन स्पेसिफाइड एक्टिविटी इन ऑर्डर टू इफेक्ट द इम्प्रूवमेंट. कि बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, उसके कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल वे में स्टडी करना. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलर फॉर अंडरटेकिंग द वर्क स्टडी इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. ताकि जो लोगों की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो स्पीड है, वो इंक्रीज हो सके, इसलिए हम वर्क स्टडी करते हैं. फॉर दिस पर्पस ही डिटरमिन द फेयर डे वर्क. फेयर डे वर्क का मतलब है कि एक एवरेज आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है. ठीक है ना. द फेयर डे वर्क और द स्टैंडर्ड टास्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच एन एवरेज वर्कर विल बी एबल टू डू अंडर द वर्किंग कंडीशन प्रिवेलिंग इन द एंटरप्राइज. अगर उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दी जाए तो एक एवरेज आदमी एक दिन में कितना एक एवरेज काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टास्क या फेयर डेज वर्क. इट इज ऑल्सो कैट द स्टैंडर्ड टास्क. द साइंटिफिक वर्क स्टडी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. अब वर्क स्टडी में हमने ये 5 चीजें स्टडी करनी है. सबसे पहले आता है मेथड स्टडी, देन टाइम स्टडी, देन आएगा आपका मोशन स्टडी, उसके बाद आएगा फैटीग स्टडी, और उसके बाद आएगा रेट सेटिंग. बड़े सिंपल से पॉइंट है. मेथड स्टडी नाम से पता लग रहा है कि हमने ये फाइंड आउट करना है, प्रॉपर वर्क को एनालाइज करके ये देखना है कि इस काम को करने में कौन सा मेथड जो होगा वो बेस्ट हो सकता है. एंड ओवरऑल स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नोन एज मेथड स्टडी. सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की देखना कि किस प्रोसेस से हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर हो सकती है. It determines how the various factors like land, labor, capital should be combined to minimize the cost and improve the efficiency. कि हमारी कॉस्ट भी कम हो सके और हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो सके. बेसिकली इट इज द स्टडी टू इवॉल्व द वन बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब. ठीक है ना. एक बेस्ट मेथड को ढूंढना, वही हमारा क्या है, बेस्ट मेथड स्टडी. नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी. नाम से पता लग रहा है कि एक एवरेज आदमी कितना टाइम लेगा किसी एक काम को करने के लिए. इट इज द टेक्निक यूज टू मेजर द टाइम टेकन बाय द वर्कमैन ऑफ एन एवरेज स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द टास्क. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक एवरेज आदमी, एक जो वर्कमैन है जिसकी एवरेज स्किल है, वो कितना टाइम लेगा उस काम को करने के लिए. द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी आर टू डिटरमिन द फेयर वेव ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड. कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में एक आदमी कितना काम कर सकता है. टू एसर्टेन द नंबर ऑफ द वर्कर रिक्वायर्ड. ठीक है ना. कितने लोगों की जरूरत हमें पड़ेगी काम करने के लिए. टू फॉर्मुलेट द इंसेंटिव स्कीम्स. ठीक है ना. जो आदमी अपना उस एवरेज टाइम पे अपना काम कंप्लीट करेगा उसको बोनस मिलेगा, और जो काम कंप्लीट नहीं करेगा उसको बोनस नहीं मिलेंगे. टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द लेबर. और लेबर की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ तक ही करो काफ़ी है. उसके बाद आता है मोशन स्टडी. मोशन स्टडी देखो सिंपल सी चीज़ होती है. जैसे आप फॉर एग्जांपल भी क्लास लगी है स्कूल में, ठीक है ना. हम लोग क्लास में आते हैं विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, और लेकिन आप लोग क्लास में आते हो 10 मिनट के बाद. कोई कहता है सर हम वॉशरूम गए थे, कोई कहता है हम पानी पीने गए थे. उसके बाद फिर हम बीच में पढ़ाते होते, फिर आप बीच में फिर आप कहते हो कि सर मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो ये क्या है, मोशन स्टडी है. कि आप कितनी मूवमेंट कर रहे हो एक काम को करने के लिए, और कौन सी मूवमेंट आपकी वेस्ट मूवमेंट है, ताकि जो आपकी वेस्टफुल मूवमेंट है वो उसको खत्म किया जा सके. फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना. कौन सा वर्कर ऐसा है जो एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाने के लिए फालतू की मूवमेंट करता है, एक मतलब शॉर्टकट वे को छोड़कर वो लॉन्ग रूट से जा रहा है. जैसे मान लो आपने प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना है,
आपकी +2 जे क्लास है, आप सिंपल कैसे जाओगे, +2 जी से होते हुए फिर +2 एफ से अपना होते हुए सिंपल से छोटा सा रास्ता जो है। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वो पीछे से जाएंगे, +1 जे +1 बी को घूम के सारा वो गैलरी ग्राउंड घूम के फिर प्रिंसिपल ऑफिस तक जाएंगे। तो वो क्या है, वो फालतू की मूवमेंट है। तो मोशन स्टडी हमें यही बताता है कि किस तरीके से हम अपनी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी मूवमेंट जो वेस्टफुल है। देखो, एक वर्कर है, ऑब्वियसली बात है उसने वॉशरूम तो जाना ही है, लेकिन ऐसा कोई वर्कर है जो हर आधे घंटे के बाद वॉशरूम जा रहा है और वॉशरूम में वो 10-10 15-15 मिनट लगा कर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मोशन स्टडी इसलिए की जाती है ताकि जो फालतू की मूवमेंट उनको खत्म किया जा सके और उसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको भी एलिमिनेट किया जा सके। सो मोशन स्टडी इट इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वर्कर ऑन द मशीन वाइल ही इज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, कि काम करते समय वो मशीनों में कितनी मूवमेंट कर रहा है। लाइक एक मशीन उसने यहाँ रखी है और दूसरी मशीन उसने काफ़ी दूर रखी है, जो गलत बात है। जब उसको पता है कि मेरे को दोनों मशीनों की जरूरत है, तो उसको दोनों मशीनों के हिसाब से अरेंज करना चाहिए कि उस पर एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने में उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। The purpose of the motion study is to eliminate the unnecessary movement of the worker and to determine the best and shortest way of the doing the work, कि काम को करने के लिए शॉर्टेस्ट वे और बेस्ट वे क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपर्ट इन द मोशन स्टडी वुड ऑब्जर्व हाउ मच टाइम ए वर्कर टेक इन पिकिंग अप द टूल एंड पुटिंग दैम, उसको उठाने में, उसको यूज़ करने में वो कितना टाइम लगा रहा है। उसको उठाया, फिर उसके साथ खेलता रहा थोड़ी देर तक, ठीक है ना, कभी इधर हाथ में रखा, कभी उस हाथ में रखा, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पर काम नहीं कर रहा, फालतू की वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम ही वेस्ट इन द अननेसेसरी मूवमेंट, ठीक है ना। तो अननेसेसरी मूवमेंट को करने में वो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हम करते हैं मोशन स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल एंड अननेसेसरी मूवमेंट। ऑब्वियसली बात है, जब ये सब चीज़ें खत्म होंगी तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, काम करने की स्पीड बढ़ेगी। तो रिड्यूस द फैटीग ऑफ द वर्कर, जितनी ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा, जितनी ज़्यादा आप क्लास में बाहर जाओगे घूमने के लिए, उतनी ज़्यादा आप थकोगे, और जितना ज़्यादा आप थकोगे उतना आपका पढ़ाई में मन कम लगेगा। उसी तरीके से वर्कर जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा उनको थकावट महसूस होगी, उतना वो काम कर नहीं पाएंगे। एंड टू रिकॉर्ड द मिनिमम टाइम एंड द बेस्ट मूवमेंट, और देखो कि कौन सा आदमी कम से कम टाइम जो है वो वेस्ट करता है और बेस्ट मूवमेंट कौन सी करता है, ठीक है ना, उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हमें देखो डिफरेंस भी दिया टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का। टाइम स्टडी क्या है, हमें ये बताता है कि एक आदमी एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, और मोशन बताता है कि मूवमेंट ऑफ द वर्क बाय परफॉर्मिंग ए स्पेसिफाइड वर्क, कि एक आदमी कितनी मूवमेंट करता है। एवोल्यूशन, इट इवॉल्व द वर्क मेजर्स डिवाइस बाय सेटिंग द टाइम स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम टाइम स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं कि लाइक आपने 8 घंटे में इतनी जॉब, इतना काम करना है। इट इवॉल्व द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट में, और ये हमें शॉर्टेस्ट मेथड बताता है किसी काम को करने का। प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व स्टॉप वॉच प्रोसीजर, जैसे आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच की टेक्निक्स होती है ना, आप कर सकते हो स्टॉप वॉच की हेल्प से। उसी तरीके से मोशन स्टडी में हम फोटोग्राफिक प्रोसीजर, सीसीटीवी कैमरा लगा के देख सकते हैं कि कौन सा आदमी कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी सिंपल सा नाम है, फैटीग का मतलब क्या होता है, थकावट। तो ये हमें ये बताएगा कि एक आदमी, एक एवरेज आदमी कितने घंटे के बाद थकावट महसूस करता है और उसको कितने टाइम की रेस्ट देनी चाहिए ताकि वो अपनी थकावट को रिकवर करके, अपनी रिफ्रेश करके, अपनी जो है अपनी काम में दोबारा लग सके। क्योंकि जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 7 पीरियड होते हैं स्कूल में, अगर 7 के 7 पीरियड कॉन्टिन्यूसली पढ़ाए जाए तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है क्या है, वो गलत बात है। इसलिए आपको बीच में क्या दी जाती है, रिसेस 35 या 40 मिनट्स की, ताकि आप उसमें टाइम पे अपने आप को कवर करो, रिफ्रेशमेंट कर सको, थोड़ा सा प्ले करके, थोड़ा सा, ठीक है ना, इधर बातें बुतें कर के अपने आप को रिफ्रेश कर सको। उसी तरीके से हर फैक्ट्री में 3 या 4 घंटे वर्कर्स ने काम किया, उसके बाद उनको थोड़ी सी ब्रेक दे दी उनको, ठीक है ना, रिफ्रेशमेंट दे दी, ताकि वो अपने जो है मेंटल जो उनकी जो वीकनेस आई है उनको काम करते करते वो उसको रिकवर कर सके। तो फैटीग मीन्स द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन which one feel while performing a job, that is थकावट। The fatigue study is required to determine the amount and the frequency of the rest during the completion of the particular task। किसी काम को कंप्लीट करने के लिए एक आदमी को कितने टाइम की और कितनी बार रेस्ट देने की जरूरत है। द पर्पस ऑफ द फैटीग स्टडी इज टू मेंटेन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कर, ताकि उसकी वर्किंग कैपेसिटी वो मेंटेन रहे। ए वर्कर इज बाउंड टू बी टायर्ड इफ ही परफॉर्म एनी टास्क विदाउट ब्रेक। अगर वो विदाउट ब्रेक कोई भी काम करता जाए तो अभी से बार वो थक जाएगा। सो ही विल नॉट बी एबल टू वर्क विद द फुल एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। देन द सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टास्क विदाउट कंसीडरिंग द फैटीग एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर शुड बी यूज्ड। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की, लेकिन हम ये स्टडी नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। Therefore, the standard task should be determined in such a way that it eliminate and minimize the fatigue of the worker, ताकि वर्कर को कम से कम थकावट हो, इसलिए हमें फैटीग स्टडी करना जरूरी है। लास्ट आ गया हमारा रेट सेटिंग। रेट सेटिंग मतलब कितना हमने उनको सैलरी पे करनी है। टेलर फर्दर पुट फॉर द आइडिया ऑफ द फेयर डे वेजेस फॉर द फेयर डे वर्क। एक आदमी ने जो एवरेज काम किया तो उसको एवरेज कितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी।
He was of the opinion that the wages of the worker should be fixed in such a way that they are induced to work with the maximum efficiency, कि वर्कर की सैलरी हिसाब से फिक्स करो कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट हों। फॉर दिस पर्पस ही सजेस्टेड ए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल मतलब जो एफिशिएंट आदमी है जिसने अच्छा काम किया उसकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, जो इनएफिशिएंट आदमी है जिसने कम काम किया उसकी सैलरी उसके मुकाबले कम होनी चाहिए, ताकि इनएफिशिएंट आदमी भी अपने आप को मोटिवेट कर सके कि अगर उसने अच्छी सैलरी दी है तो मेरे को भी अच्छी सैलरी मिल सकती है और मैं भी अच्छा काम करके नेक्स्ट टाइम अच्छी सैलरी देने की कोशिश करूंगा। According to this system, the worker who performs standard tasks within the standard time are paid higher per unit, मतलब उनको ज़्यादा पे किया जाएगा। एंड those efficient ones who could not achieve the prescribed standard, ठीक है ना, तो उनको क्या मिलेंगी, कम सैलरी मिलेगी। तो दिस सिस्टम ऑफ द रेट सेटिंग प्रोवाइड वेरी यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, क्योंकि इससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंट वर्कर होंगे वो मोटिवेट होंगे कि हम भी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें तो ताकि हमें भी सैलरी पहले से ज़्यादा मिल सके। तो ये था आज का पहला टेक्निक साइंटिफिक वर्क स्टडी, जिसमें हमने पहला स्टडी किया मेथड स्टडी कि काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है, टाइम स्टडी कि काम को करने का एक मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, ठीक है, एक आदमी एवरेज टाइम जो है एवरेज आदमी है वो काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। मोशन स्टडी, एक आदमी काम को करते समय कितनी मूवमेंट कर रहा है, जो उसकी फालतू की मूवमेंट है, अननेसेसरी मूवमेंट उसको ताकि रिमूव किया जा सके। एक आदमी है कितने टाइम के बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत है ताकि उसको थकावट जो है वो उसको कंटिन्यूसली महसूस ना हो, अगर उसको थकावट हुई भी है तो रेस्ट लेने के बाद उसकी जो थकावट है वो दूर हो सके। उसके बाद रेट सेटिंग कि उसको कितनी सैलरी हमने देनी है, ठीक है। तो ये था वर्क स्टडी के रिगार्डिंग। आई होप आपको क्लियर हो चुका टॉपिक, ठीक है। तो रोज़ की हम ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी लेंथी थी, आज ही कराई, एक ही कराई है, कुछ छोटी छोटी भी आएंगी तो वो एक दिन में आपको मैं 2-2 3-3 भी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जून तक, जो आपकी वैसे भी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, तो जून तक आपका जो भी हमारा सिलेबस है जून तक का वो मैं आपको इसी तरीके से करा दूँ, अकाउंट्स का भी और बीएसटी का भी, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम ना आए। और फिर जब हम जुलाई में जब आएंगे तो आगे का सिलेबस पहले कंटिन्यू करेंगे, टाइम बचेगा तो हम ये पुराना सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक्स को कवर कर लिया करो, क्योंकि मे भी ये टॉपिक बाद में रिपीट नहीं होंगे।